हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आज हम उसके बारे में, उसके प्रिंसिपल, संतुलन अवस्था और उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंडीशन प्रूफ करेंगे और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हेडिंग लगाएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको हम लोग व्हीट स्टोन परिपथ भी कहा जाता था। व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन जो परिपथ है, व्हीट स्टोन परिपथ वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएफ व्हीटस्टोन ने बनाया था। उन्होंने कहा 4 प्रतिरोध लिया था और एक सेल लिया था और एक धारा मापी लेकर के एक परिपथ तैयार किया था। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएफ व्हीटस्टोन 4 प्रतिरोध, एक धारा मापी, एक सेल को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया था, जिसको हम लोग व्हीट स्टोन परिपथ या व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्हीट स्टोन परिपथ को इंग्लैंड के वैज्ञानिक सीएफ व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक धारा मापी और एक सेल लेकर के एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया था, जिसे उन्हीं के नाम पर व्हीट स्टोन परिपथ या व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएफ इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएफ व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों, एक धारा मापी तथा एक सेल को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया। एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। ब्रिज, जिसे व्हीट स्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है, इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात
किया जा सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह व्हीटस्टोन सेतु भी हम लिख सकते हैं। सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ब्रिज। ठीक। तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे प्रोफेसर सीएफ व्हीटस्टोन। उन्होंने 4 प्रतिरोध लिया था, एक धारामापी और एक सेल को जोड़कर विशेष प्रकार का पथ तैयार किया था। अभी हम उसकी रचना बनाएंगे। रचनाकार विधि आगे है, जिसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता। तो उन्होंने रचना में क्या किया था कि एक इस टाइप का, यानी कि एक पतंग के आकार का एक विशेष आकार की संरचना बनाई थी, जिसको देखने में काइट के आकार का लग रहा था, जिसमें 4 प्रतिरोध थे। ये जिसको नाम दिया था उन्होंने PQRS, और बीच में उन्होंने एक धारामापी लगाया था जो VD भुजा में है, AB भुजा में P प्रतिरोध, BC में Q, AD में R और DC में S प्रतिरोध लगाया था, और पॉइंट A और C के बीच एक सेल जोड़ दिया था। ठीक, जिसका विभवांतर या विद्युत वाहक बल E होगा, या विभवांतर V है। और यहाँ से मान लेते हैं कि I करंट प्रवाहित होती है और यहाँ जा कर के वो 2 भागों में पड़ जाती है। यहाँ पे I1 और I2। ठीक, इसमें उन्होंने मान लिया कि इसमें जो करंट आती है वो IG गैल्वेनोमीटर है, धारामापी, और यही करंट जो है इसमें भी आती है I1, और यहाँ पर भी यही करंट इसमें भी आती है I2। फिर दोनों मिल करके यहाँ पे I हो जाती है। ठीक, वो इसलिए होती है, हमें 2 शर्त है। अभी हम लोग देखेंगे संतुलन की अवस्था में कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कहलाता है कब, जब धारामापी में कोई करंट न बहे। तो जब इसमें कोई करंट ना बहेगी तो इसका मतलब है कि B और D पॉइंट एक ही विभव पर होंगे, यानी कि BD के बीच का विभवांतर 0 होगा। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें करंट नहीं बहेगी तो यहाँ से I1 अगर आ रही है तो ठीक इसमें चली आएगी, यहाँ से I2 आ रही है तो इसमें चली आएगी। तभी हम इसकी संतुलन कंडीशन में यही देखेंगे। ठीक, कि इसमें करंट जब आई नहीं रही है तो I1 आएगी तो 1 इससे निकल जाएगी, यहाँ से I2 आएगी तो I2 इधर से चली जाएगी, इसमें करंट जा ही नहीं रही। तो PQ भुजा को जो है ना, PQ वाली भुजा को हम लोग इसमें अनुपातिक भुजा कहते हैं। ये ज्ञात भुजा है और ये अज्ञात भुजा है, क्योंकि जिस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना होता उसके S के स्थान पे लगाते हैं, और ज्ञात प्रतिरोध को हम लोग R के स्थान पे लगाते हैं, और P और Q जो है ये अनुपातिक भुजा कहलाती है, क्योंकि P और Q जो प्रतिरोध होते हैं ये एक अनुपात में होते हैं। ठीक, और इसे धारामापी भुजा कहते हैं, और AC को से बीच सेल जुड़ा होता है तो इसको सेल भुजा कहते हैं। यानी कि AB जो है एंड BC ये अनुपातिक भुजा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि P एंड Q प्रतिरोध एक अनुपात में होते हैं। एक अनुपात में होते हैं, इसीलिए
ए बी और बी सी को अनुपातिक भुजा कहते हैं। प्रतिरोध R को ज्ञात प्रतिरोध R को ज्ञात प्रतिरोध तथा भुजा को ज्ञात भुजा कहते हैं। वह प्रतिरोध यस को अज्ञात प्रतिरोध तथा भुजा को अज्ञात भुजा कहते हैं। भुजा BD को धारामापी भुजा कहते हैं ना। BD को क्या कहते हैं? BD को धारामापी भुजा कहते हैं। तो PQ जो प्रतिरोध होते हैं एक अनुपात में होते हैं, ठीक। मतलब जैसे 1:2 का है तो 2:4 होगा, 3:6 होगा, मतलब इस तरह का एक अनुपात में होता है। ये ज्ञात प्रतिरोध होता है जिसको ज्ञात भुजा या ज्ञात प्रतिरोध होता है। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है हम इसे यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए इस भुजा को हम लोग DC भुजा को क्या कहते हैं? अज्ञात भुजा कहते हैं, है ना। R को ज्ञात प्रतिरोध तथा भुजा को ज्ञात भुजा, मतलब भुजा कौन होती है? AD और यहाँ पे ये क्या है? DC भुजा को अज्ञात भुजा कहते हैं। भुजा BD को धारामापी, क्यों इसको धारामापी? और AC को क्या कहते हैं? सेल भुजा कहते हैं। AC क्या है? सेल भुजा। क्यों? क्योंकि इसमें सेल जुड़ा होता है, ठीक। तो इसकी रचना हो गई, ठीक। अज्ञात प्रतिरोध अज्ञात भुजा, ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात भुजा, अनुपातिक भुजा, क्योंकि PQ एक अनुपात में होते हैं, ठीक। तो रचना के बारे में थोड़ा लिख लेंगे। व्हीटस्टोन परिपथ तथा इसमें धारा का वितरण। व्हीटस्टोन परिपथ तथा इसमें धारा का वितरण उपर्युक्त, मतलब आप ये नीचे लिखेंगे उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित, ठीक। तो ये हो गई रचना। अब हम लोग व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत और संतुलन की अवस्था पढ़ेंगे। उसमें एक कंडीशन, 2 कंडीशन होगी, एक को मानेंगे और दूसरी प्रूफ करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टी होती। अगर एक कंडीशन मान के चलेंगे तो दूसरी प्रूफ होगी, दूसरी मान के चलेंगे तो पहली प्रूफ होगी। वो ये है कि यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, संतुलन की अवस्था में क्या होगा? धारामापी में विक्षेप 0 होता है, यानी कि BD एक ही विभव पर होते हैं, यानी कि BD के बीच का विभवांतर 0 होता है। ये अगर कंडीशन हम मान के चलेंगे तो P/Q बराबर R/S होता है, यानी PQ का अनुपात बराबर RS का अनुपात। अगर हम ये मान लें कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, 0 है, तो PQ का अनुपात बराबर होता है RS का अनुपात। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी उल्टी कंडीशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम वहां पे ये दिखाएंगे कि इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात है, तो इसमें बहने वाली करंट 0 हो जाएगी, इसमें लगा हुआ प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रभावहीन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं? उसने कहा कि यदि, व्हीटस्टोन साहब ने कहा कि यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कहलाता है यदि इसमें बहने वाली धारा यानी धारामापी में विक्षेप 0 हो, मतलब इसमें बहने वाली धारा 0 हो, यानी कि B और D एक विभव पर हो,
यानी कि इनके बीच का विभवांतर 0 होता है, तो इस कंडीशन में PQ का अनुपात बराबर होता है RS का अनुपात। ठीक, ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग इसकी संतुलन अवस्था, सिद्धांत संतुलन अवस्था देखते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक, तो चलिए मिटा दें इसको। ओके, ये फिगर को रहने दीजिए क्योंकि इसी को देखकर थोड़ा सा प्रूफ करना है हमको। अब है व्हीटस्टीन सेतु का सिद्धांत और संतुलन अवस्था। व्हीटस्टोन सेतुअग्रीज का सिद्धांत व संतुलन अवस्था। ठीक, तो अब हम क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन परिपथ संतुलित कहलाता है। व्हीटस्टोन परिपथ संतुलित कहलाता है यदि कब धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। यदि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात धारा IG इक्वल टू क्या हो? इक्वल टू 0। अर्थात धारा मापी में बहने वाली धारा का मान क्या हो? 0 हो। अर्थात B और D एक ही विभव पर हो। था बिंदु B और D एक ही विभव पर हों। जब दोनों एक विभव पर होंगे इसका मतलब है कि विभवांतर के कारण तो धारा बहती। जब इनके बीच विभवांतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। यानी कि बिंदु B और D क्या है? एक ही विभव पर हो। अर्थात क्या हो? BD के बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 हो। अर्थात B और D बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो? तब 0। ठीक, जाहिर सी बात है जिसमें कोई करंट नहीं आएगी तो I1 आएगी इधर चली आएगी, I2 आएगी इधर चली आएगी। अब इसमें 0 हो तो इसका मतलब यह हुआ कि यानी कि BD बिंदुओं के बीच का जब विभवांतर 0 हो, यानी कि BD जब एक ही बिंदु पर हो, तब इस स्थिति में यही सिद्धांत भी, इस स्थिति में क्या होगा कि प्रतिरोध P और Q का अनुपात बराबर होगा प्रतिरोध R और S। कभी कभी इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये भी होता है। मतलब अगर हम ये भी देख सकते हैं कि P बटे R बराबर Q बटे S, ये भी हो सकता है। ठीक, तो हम एक चीज मान, संतुलन अवस्था में जब कब कहलाता है? जब इसमें बहने वाली धारा 0 हो, यानी इसमें विक्षेप 0 हो। BD अगर ऐसा होता तो इसका मतलब है कि BD एक विभव पर होंगे, इनके बीच का विभवांतर 0। क्योंकि जब बिंदुओं का विभव 1 होता है, विभवांतर 0 होता है तो उसमें कोई करंट
बहती नहीं, इसीलिए इसमें अगर कोई प्रतिरोध जोड़ा जाएगा तो प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक, हमें प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये भी है, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। क्या देखेंगे? प्रूफ, माने सिद्ध करना है। एक कंडीशन मानेंगे, दूसरा प्रूफ करना है। कभी कभी इसका उल्टा क्या होगा, जब अगर ये कंडीशन है इसमें देखने में मिल रही है तो इसका मतलब इसमें बहने वाली धारा का मान 0 होगा। यानी अगर हम एक प्रूफ कर देंगे तो दोनों हो जाएगा। अगर हम ये प्रूफ कर दिए ये मान करके तो इसका उल्टा भी सत्य होगा कि अगर ये ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। तो एक चीज है कि धारा की दिशा में, एक चीज मानेंगे कि धारा की दिशा में आप या आवेश के बहने की दिशा में या क्षेत्र के डायरेक्शन में विभव का मान घटता है। धारा की दिशा में क्या होता है, विभव का मान घटता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका विभव का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव कम होगा। करंट I1 जा रही है और वो प्रतिरोध क्या है, कभी कभी जब हम फार्मूला मतलब सवाल लगाएंगे तो इसका मान दिया रहेगा R1, R2, R3, R4, ठीक, प्रतिरोध के रूप में। तो धारा की दिशा में विभव का मान घटता है, यानी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चलते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विभव का मान घटता है। ऐसा पीछे आप लोग बढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब जान गए हैं। अब जानते हैं करंट इस डायरेक्शन बह, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से ज्यादा है। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए VA मतलब यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA है। ठीक, और यहाँ का VB है। ठीक, उसी तरह यहाँ का VD है और यहाँ का क्या है, VC पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I/R होता है। ओम का नियम अगर लगाएं तो V बराबर क्या होता है, I/R होता है कि नहीं होता है, ओम के नियम से। यानी कि डेल्टा V कर दें तो I/R होगा ना। ओम का नियम अगर लगाएं तो क्या होता, हालांकि ये भी होता, तो हमें ये चीज का मतलब यहाँ नहीं रखना है W/Q। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 करंट बह रही है, अब प्रतिरोध क्या है P, समीकरण 1। उसी तरह से यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, यही करंट यहाँ से यहाँ आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC I1 Q, समीकरण नंबर 2। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए BA माइनस BD I2 R। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा BD माइनस BC I2 yes। ठीक, ये 4 समीकरण बनेंगे यहाँ पे। ठीक ना, अब हमें 1 में थर्ड से, 2 में 4 से भाग देना है। 1 चलिए इसमें क्या है कि थर्ड में यहाँ पे एक भी ध्यान देना है कि BD का पोटेंशियल सेम है, यानी कि BB बराबर BD है। तो जहाँ D है B रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले से तीसरे में भाग देते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, BA माइनस BB बराबर I1P बटे, तीसरा है BA माइनस BD बटे I2 R। तो चूंकि BB बराबर
बी डी है, ऐसा हमने देखा है। बी डी एक ही बिंदु पर है ना, ये कंडीशन माना हुआ है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, बी डी एक ही बिंदु पे, तो इसमें कोई धारा नहीं बहती, इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। यहां लिख देना संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में की अवस्था में, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। बी डी बराबर है, ये कट के 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1 बराबर I1P बटे I2R। ठीक, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P बटे R बराबर I2 बटे I1। समीकरण 5 रख दीजिए। उसी तरह से 2 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 क्या है, 2 क्या है, VB माइनस VC बटे VD माइनस VC। और क्या है, सेकंड क्या है, I1Q है बटे I2 यस है। तो चूंकि यहाँ पर हम ही जानते हैं VB माइनस VD है, तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 बटे I1Q बटे I2 यस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। एक चीज याद रखना, इनके बीच का जो विभवांतर होगा, इसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। अगर पूछे कि भाई इसका विभवांतर क्या होगा, इसका विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध में धारा का गुणा करते हैं ना, ओम का नियम लगा। चलिए ऊपर का मिटा दिया जाए। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाए I2 बटे I1 बराबर Q बटे, यह समीकरण जो है 6 हो गया। समीकरण 5 और 6 से एक पक्ष दोनों का बराबर है, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से दोनों का एक साइड बराबर है, यानी यहां पर भी देखिए I2 बराबर I1 के हम क्या लिख सकते हैं, P बटे R, समीकरण 5 से ना, या 2 से, दोनों का यूज करेंगे तो एक साइड बराबर थी, I2 बटे I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P बटे R बराबर Q बटे यस, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q यहाँ ला दीजिए, R उधर ला दीजिए, P बटे Q और R बटे यस, इस तरह से प्रूफ होंगे। ठीक, तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन कंडीशन प्रिंसिपल और उसका प्रूफ। इसको हम लोग किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड नियम से भी प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि हमने अभी तो किरचॉफ का पहला दूसरा नियम पढ़ा ही नहीं है, अभी वो बचा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विभव मापी मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु बचा हुआ है, ब्रिज। और क्या नाम है, अभी सेल के बारे में, सेलों का संयोजन बचा हुआ है, अभी आपका विद्युत वाहक बल, विभवांतर, उसमें अंतर, आंतरिक प्रतिरोध, यही चीज़ हमको अब आगे शुरू करनी है, उससे रिलेटेड सवाल भी हैं आगे, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी भी हैं। तो ये था इसका प्रूफ और इसका क्या नाम है, इसका सिद्धांत, संतुलन की अवस्था और इसका प्रूफ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट क्या ऊपर का आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही हमको करना था।
तो आप बहुत सिंपली है, आप इसमें जो करंट बहेगी वो इसमें बहेगी, जो इसमें करंट बहेगी वही इसमें बहेगी, क्योंकि संतुलन में इसमें करंट जीरो है, तो जो यहाँ आएगी वही यहाँ चली जाएगी। हालांकि अगर हमें किरचॉफ के नियम से सिद्ध करना होता तो हम यहाँ अलग अलग करंट मान लेते, I1 I2 अलग, यहाँ I3 I4, बाद में हम दिखाते कि I1 I2 बराबर है, I3 I4 बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो करंट इसमें आएगी वही इसमें आएगी इस कंडीशन में। एक इसका प्रूफ और है, वो किरचॉफ के नियम से है, तो उससे सिंपल हमें लगता है कि ये वाला है। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे BD लगाया, तो वो आपस में बराबर कट जाएंगे। यहाँ पर भी BD लगाया, तो ये दोनों सेम है, तो ये बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये आएगा। ये दोनों कंडीशन सेम है, आप ये प्रूव करिए, चाहिए प्रूव करिए। ठीक, चलिए अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसीलिए इसी साथ एक चीज नोट में अच्छा लिख लेते हैं। तो अगर ये परीक्षा में आता है तो आप इस तरह से बहुत आसानी से लिख करके उसके बारे में, उसके सिद्धांत रचना को आराम से। तो यहाँ पे प्रतिरोध यश को अज्ञात प्रतिरोध, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसे भुजा हम DC में लगाते हैं, ज्ञात भुजा में उस प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। नोट क्या है, तो इसमें एक चीज है कि सवाल में क्या लगाएंगे कि यदि व्हीटस्टोन परिपथ संतुलन अवस्था में है, यदि व्हीटस्टोन परिपथ संतुलन अवस्था में है, तो BD विकर्ण जो होता है, जो हमने BD जिसका पोटेंशियल सेम है, BD विकर्ण में जुड़े प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती, इसलिए इसमें जुड़ा प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाता है, प्रभावहीन होता है। अतः इसे नगण्य करके, अतः इसे हटाकर इस बिंदुओं AC के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। एक दो सवाल, ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग, 4-5। जैसे इसमें पहला सवाल है, इसको मिटा दिया जाए, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसमें जैसे कि बिंदु AC है या AB है, जो भी दिया हो, मतलब वहाँ तो हमने AC रख दिया था, मतलब वो BD वाला जो ये वाला पोर्शन जो होगा वो निगलेक्ट होगा, तब कभी कभी AC की जगह AB हो जाता है। जैसे कि सवाल में ये है कि ये प्रतिरोध दिया है, बहुत पहले सिंपल सवाल है कि ये है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B। ठीक,
अब जैसे उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे BD लिखा था, तो BD की जगह मतलब समझ रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज साइज का है। अब जैसे ये 2 ओम है, 4 ओम है, और ये क्या है, 1 ओम है, और ये 2 ओम है। ठीक, जानते हैं। अब यहाँ से हम ये देखने में तो उसी तरह से लग रहा है, आप कह रहा है कि ये फाइंड करिए RAB। RAB फाइंड करने के लिए क्या है, अब देखिए इसका भी मान दिया है, ये 3 ओम है। अब देखिए देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे लग रहा है। ये एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई भी परिपथ में 5 से 6 प्रतिरोध जुड़े, 5 से 6, तो तुरंत माइंड में ये एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं न कहीं वो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना। कहीं भी अगर 5 प्रतिरोध और 6 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं तो पहली बार एक बार दिमाग में व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन जरूर लगाइएगा या देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 प्रतिरोध, ठीक है ना। अब हम क्या थी, संतुलन अवस्था में क्या होता है कि इनका रेशियो या इनका रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं ना, P/Q बराबर R/S, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, 2/4 1/2, तो क्या है, अनुपात बराबर है। तो इसलिए इसमें बहने वाली करंट क्या हो जाएगी, 0, ये हो जाएगा प्रभावहीन। क्या हो जाएगा, प्रभावहीन। यानी यह संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, यानी कि यह संतुलित, उल्टा चल रहे हैं। देखिए अब हमने अनुपात देख लिया तो बराबर आ गया है कि नहीं, ये काटेंगे तो 1/2 अनुपात बराबर है। तो ये उल्टा चलेंगे तो कैसा है, यह संतुलित है, संतुलन व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु, सोन परिपथ है। इसलिए इसमें बहने वाली करंट क्या होगी, जो भी होगी वो 0 हो जाएगी, इसलिए इसको हमने प्रभावहीन कर दिया। तो जब प्रभावहीन हो गया तो ये इस तरह का परिपथ बन जाएगा। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, 1 ओम और 2 ओम। अब क्या है, इसका R मान लो, R' मान लेते हैं, तो ये सीरीज में है तो 2 + 4 कुल कितना हो गया, 6 ओम। इसको मान लीजिए R', 1 + 3 ओम। अब दोनों क्या है, पैरेलल में, तो हमें RAB चाहिए। 2 प्रतिरोध है, क्या है, 6 और 3 परस्पर पैरेलल में हो जाएंगे, तो 6 × 3, 6 + 3, 36 × 18, 9, 2 ओम आंसर। ठीक, चलिए अब चलिए दूसरे टाइप के, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब चलिए दूसरे टाइप का सवाल लगाते हैं इसमें। अब ये सवाल है, ये है B है, ठीक। एक यहाँ से तार ले जा करके यहाँ जोड़ दिया गया और एक यहाँ से प्रतिरोध ले जा करके, ठीक है। अगर यही ना होता दोनों तो कैसे हो जाते, तीनों समांतर क्रम में। मान लीजिए ये R है और बताना है कि RAB क्या होगा। तो देखिए कितने प्रतिरोध हैं, ये 2, 3, 4, 5। ये व्हीटस्टोन की जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन 5 प्रतिरोध हैं। तो हम व्हीटस्टोन वाली कंडीशन को एक बार जरूर चेक करेंगे। तो पहले उसे हम व्हीटस्टोन सेतु जैसा बनाएंगे। तो बनाने के लिए देखिए, अब यहाँ का तो विभव A होगा
उसी तरह यहाँ का बी होगा, यहाँ तो चला गया कुछ नहीं है, यहाँ पे बीच में तार है, फिर यहाँ से चले बीच में तार है, तो ये ए बी के बीच में तो इनको कोई नाम देना पड़ेगा एक्स वाई, और जो जिसके करीब होता है उसके करीब। अब इन दोनों को किसके बीच में रखते हैं, ए बी के बीच में, ऐसा हमने सिखाया है। चलिए ए बी है एक्स वाई, इसलिए हम रखते हैं कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन इसको एक बार मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं कि 5 प्रतिरोध है, देखें वैसा ही है। तो देखिए ए एक्स के बीच में एक प्रतिरोध है, एक्स बी के बीच में एक है, एक्स वाई के बीच में एक है, बी वाई के बीच में एक है, और ए वाई के बीच में है। देखिए व्हीटस्टोन सेतु या परिपथ जैसा बन गया। आर 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 है। तो अगर हम देखते हैं चूंकि क्या है पी क्यू बटे आर एस, तो यहाँ पे देख रहे हैं आर बटे आर 1, इसलिए परिपथ क्या है, संतुलित है, संतुलित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई सेम विभव पर होंगे, एक्स और वाई समान विभव पर होंगे, तो इसलिए नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो परिपथ कैसा बन जाएगा, आर 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 आर, तो है 2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2r पैरेलल में। देखिए सीरीज में आर धन आर 2r, तो 2r गुणे 2r प्लस 2r, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4r, r करके 1r, मतलब r आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे तरीके में चलते हैं। चलिए तीसरे टाइप का सवाल। चलिए तीसरे टाइप के सवाल में क्या है कि ये इस तरह से है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, बीच में एक रेजिस्टेंस है और इस तरह से बी है। ठीक, सबकी वैल्यू आर आर है। जैसे ये आर आर नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, जैसे यहाँ आर आर दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये अंकों में भी हो सकता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, मतलब ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने प्रतिरोध हैं, 6, 5 से 6 जब भी हो सर्किट में, तब एक बार दिमाग में जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, एक बार दिमाग में क्या लगाएंगे कि हो ना हो ये व्हीटस्टोन सेतु कंडीशन संतुलित अवस्था तो नहीं है, तो पहले उसको उस कंडीशन में लाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसका पॉइंट का पोटेंशियल ए है मान लो, तो इससे बीच में कोई नहीं जुड़ा, ए है, यहाँ से इसका बी है, बी मान लेते। हालांकि इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट करके 0 और बी पोटेंशियल मानते थे, इसका बी है, यहाँ 0 0 होता। तो हमने क्या किया है, इसको मान लेते कि इसका पोटेंशियल ए है, इसका बी है। तो देखिए यहाँ बीच में कोई तार नहीं है, तो ए, यहाँ से यहाँ तक कोई तार नहीं है, तो बी इधर चलेंगे तो ये तार है, तो इसका पोटेंशियल और इसका अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं एक्स और वाई, तो ये भी वाई हो जाएगा।
ठीक, वही कंडीशन करेंगे कि ए और बी के बीच में एक्स वाई रख देंगे। इस तरह हम इसलिए ले रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि व्हीटस्टोन जैसा बनेगा। तो चलिए ए एक्स के बीच में एक है, जरूर है। एक्स बी के बीच में, हाँ। उसी तरह वाई बी के बीच में, यस, एक तो है। ए वाई है। एक्स वाई के बीच में भी एक है, ठीक, और ए बी के बीच में भी एक है। लेकिन ये देखिए एक्स और ए बी दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको ऐसे लगा देंगे, मतलब ऐसे लगाएंगे कि ये एक दूसरे को क्रॉस करके जाएगा, अलग अलग है ना। तो ये ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक। अब सबका प्रतिरोध क्या है? आर 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 आर। अब देखेंगे कि यहाँ पे कि आर बटे आर इम्प्लाइज दैट क्या है? पी क्यू बटे आर, यस। इसलिए परिपथ संतुलित है। एक्स, इसलिए एक्स वाई समान विभव पर होंगे, इसलिए हाई वाला प्रतिरोध नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो परिपथ कैसा बनेगा, देखिए सवाल में इसके मान बदल कर भी आ सकते हैं, ठीक है ना, बस खाली। तो यहां से एक बीच में भी जुड़ा है इसके, यहाँ पे कहा था कि आर ए बी तुल्य निकालना, ठीक, ऐसा। तो देखिए ये आर है, आर है, आर आर आर, ये 2R हो जाएगा, ये आर, ये 2R, तीनों सीरीज में पैरेलल हो जाएंगे। देखिए सीरीज में है तो आर आर 2R, आर आर 2R। तो यहाँ से अगर हमें 1/आर ए बी चाहिए तो 1/2R, 1/R, 1/2R। तो 2R एल्सियम हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 1, तो हो जाएगा 2 2 4 बटे 2R। या आर ए बी देखा जाए तो 2R बटे 4, मतलब R/2, ठीक। तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये कंडीशन है कि इस तरह से ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन रेशियो में आएगा ना। तो आप 5 या 6 अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ देख रहे हैं तो तुरंत व्हीटस्टोन कंडीशन बनाने की कोशिश करिए, ठीक। चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो एक सवाल यहाँ पे चौथा है, इस तरह से। ये मान लेते ए है और ये है बी। ये 2R है और ये जो है 2R है, ये R है और ये भी 2R है, और ये भी 2R है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि बना सकते हैं कि चलिए हम क्या करते हैं कि पहले ऊपर वाला देखते हैं। देखिए इसके बटे इसके, इसके बटे इसके करते हैं
तो क्या होता है भाई 2R/2R और R/R। ये इम्प्लाइज कैसी कंडीशन दे रहा है, PQRS, यानी ये वाला खत्म। उसी तरह इसमें चलिए इसका अनुपात इसके अनुपात इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। जैसे इसका अनुपात RR1, 2R कट के 1, ये भी खत्म। बहुत सिंपल। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ऊपर से 2R है और यहाँ पे भी RR है और यहाँ पे क्या है 2R। हमें ये मालूम करना है RAB क्या हो। तो देखिए ये 2R है, 2R, सॉरी ये RR है, 2R। देखिए कितना हो जाएगा, तो 2R ये 4R हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 2R हो जाएगा, ये 4R हो जाएगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट RAB क्या हो जाएगा, तीनों पैरेलल में है तो 1/4R, 1/2R, 1/4R। अब देखिए 4R इसका क्या हो जाएगा, 4R क्या होगा इसका एलसीएम 1, यहाँ 2, यहाँ 1, 4/4R कट गया, मतलब RAB/R, ये आंसर है। ठीक, चलिए 5वें सवाल की तरफ। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए ठीक, एक सवाल है 5वां। ठीक, ये PQ है, ये RST है। PQST, इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और यहाँ से करंट मान लो I1 जा रही है और इसमें जो करंट यहाँ पे आई, ऐसे फिगर में दिखाया हुआ I2, ठीक, ऐसा दिखाया हुआ। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 1 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम, 2 ओम, ये 4 ओम, 4 ओम। ठीक, और इसमें ये कहा है कि I1 I2 की वैल्यू निकालिए। I1 क्या होगा, I2 क्या होगा। ठीक, तो I1 निकालने के लिए अब जानते हो, जब बैटरी से जो करंट जाती है वो क्या होता है, R इक्विवेलेंट
हमें आई निकालना है तो V बटे आर इक्वेलेंट, 12 वोल्ट में पूरे का इक्वेलेंट निकालना होगा। तो पूरे का इक्वेलेंट, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोर्शन को और इस पोर्शन को देखिए 2/2 अनुपात 1, 4/4 अनुपात 1। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, यानी इसमें कोई करंट नहीं आएगी, इसीलिए ये I2 इधर जा रही है, इधर चली जाएगी। उसी तरह देखिए इसके बटे इसके है ना व्हीटस्टोन तुरंत। हालांकि देखिए जब एक सिंगल सर्किट होती है तो हम उसमें 5 से 6 देखते हैं। क्या देखते हैं? 5 से 6। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंपल देखने में लग रहा है व्हीटस्टोन। जब व्हीटस्टोन टाइप का ना दिखे, 5 से 6 अगर रेजिस्टेंस होंगे तो हम मान लेते हैं कि हो सकता है। तो यहाँ देखने में लग गया इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर है, तो इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ये प्रभावहीन हो जाएगा। इसका अनुपात बराबर, ये प्रभावहीन। देखने बड़ा जटिल लग रहा था, हो गया बहुत आसान। इसको भी कर देंगे कट। अब हमें I1 निकालने का मतलब क्या हुआ? I1 निकालने का मतलब V बटे आर इक्वेलेंट। तो आर इक्वेलेंट निकालेंगे। देखिए ये सब 1 2 3 किस में हो जाएंगे? सीरीज में। 1 2 3 कितने में हो जाएंगे? सीरीज में। 2 4 6 और 4 8 12, 6 और 12 हो गए। तो आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा? 6 ओम है और 12, 6 + 12 पैरेलल हो जाएंगे। ये तो सीरीज में है। 2 4 6 सीरीज, 4 4 4 8 4 12 सीरीज, फिर आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। तो पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस होता है तो इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। 12 दूनी 24, 12 36, 12 42, 12 25 60, 12 6 72 और ये 18, 18 दूना 36, 4 72 यानी कि 4 ओम। तो I1 कैसे हो जाएगा? V मतलब 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना है? 4 ओम, तो मतलब ये 3 एम्पियर। तो I1 हमको मिल गया, कितना है गया? 3 एम्पियर मिल गया। अब हमें I2 मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है हमें क्या मालूम करना है? I2। तो I2 किस में जा रही है? इसी में तो जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से I2, इसमें भी I2, क्योंकि इसमें तो करंट आएगी नहीं। 2 4 6 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था? 6 ओम। कितना था? 6 ओम। और इसका कितना है? 12 ओम। तो इसमें I2 जा रहे, तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल। करंट तो सेम जा रही है, तो 6 ओम का इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना है? 12 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसमें? 6। कितना है? 6। तो उसमें करंट कितनी जाएगी? अब निकाल। I2 के लिए क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 4 6 यानी कितना हो जाएगी? 2 एम्पियर। यानी 3 में से 2 इधर चली जाएगी तो 1 एम्पियर इधर आ जाएगी। वो आएगी भी। इसके भी यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना? 12। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 4 12, 12 में 12 भाग देंगे 1 एम्पियर। ऐसी बात है कि उधर इक्विवेलेंट कितना है? 6 ओम है। इधर इक्विवेलेंट कितना है? 12 ओम है। और इनके बीच बैटरी जुड़ी है 12 वोल्ट का। तो पैरेलल में विभवांतर सेम होता ना, 12 वोल्ट यहाँ भी है, 12 वोल्ट यहाँ है। इसमें करंट I2 है और इसमें तो I1 है, इसमें I3 मान सकते हैं। तो I3 1 एम्पियर आएगी, ये कितना आएगी? I2 2 एम्पियर। ठीक। और इससे ये भी जान सकते हैं कि PQ सेम पोटेंशियल पर है। यहाँ पर ये भी है कि BP बराबर BQ है, BS बराबर BT है। और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ पर ये भी होगा कि BP ग्रेटर देन BS और यहाँ से BQ ग्रेटर देन BT, ये भी होता है। इस पर अगर सवाल आता है तो ये भी। और इसमें करंट जो भी आएगी उसमें करंट 0, नो करंट, यहाँ लिखो नो करंट। इसमें भी नो करंट।
ठीक, चलिए अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 2 सवाल और देख लेते हैं। अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक, ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 24 ओम और ये दिया है 6, ये 18। ठीक, अब इसमें ये C मान लिया है, ये BD मान लिया। ठीक, इसमें कह रहा है दिए गए व्हीटस्टोन परिपथ में दिए गए व्हीटस्टोन परिपथ में BC भुजा में कितना प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े। BC भुजा में कितना प्रतिरोध, BC कौन है, BC ये है, BC भुजा में कितना प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े, क्रम में जोड़े कि धारा मापी में कोई विच्छेद ना हो, कि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। संतुलन की दशा में इसी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। संतुलन की दशा में AC के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना तो आप लोग सीख ही लिए हैं, केवल ये वाला सवाल था। अब देखिए ये संतुलित नहीं है, कह रहा है कि इसके समान, इसके कितना प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ेंगे संतुलित हो जाए। जैसे देखिए 4/24 करेंगे, 1/6 आएगा, ये 6 त्रिक 18 आ रहा है। ठीक, तो संतुलित नहीं है, लेकिन इसमें प्रतिरोध जोड़ने के लिए कह रहा है कितना और किस क्रम में जोड़े कि यहाँ पे करंट 0 आ जाए, ये संतुलित हो जाए, PQ/R ऐसा। ठीक, तो ये संतुलित नहीं है। अगर हम देखेंगे तो PQ बराबर होगा 4/24 और 1/6, R/S देखा जाए 6/18 1/3, इसलिए PQ इज नॉट इक्वल टू R/S। ये संतुलित नहीं है, तो परिपथ संतुलित नहीं है। परिपथ क्या है, संतुलित नहीं। परिपथ क्या है, संतुलित नहीं है। संतुलन के लिए जरूरी है कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, PQ/RS होना चाहिए। तो देखिए P का मान कितना है 4, Q का मान क्या है 24। हमें
Q जो है उसी में लगाना है ना। और ये Q जो है कहा है ना कि Q वाले इसमें, तो इसी को ज्ञात मान लिया है। हालांकि ज्ञात तो ये हुआ है होता है, लेकिन इसमें कह दिया कितना जोड़े। अज्ञात जैसे प्रैक्टिकली हमें कोई चीज़ अगर ज्ञात करना है ज्ञात प्रतिरोध का, तो इसमें लगाते हैं। तो P हमारा 4 है, हमें Q पता करना कि होना कितना चाहिए। ठीक, तो 1/3 यानी कि Q हमारा 12 ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 ओम। यानी संतुलन के लिए BC भुजा में 12 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है ना। तो अतः संतुलन के लिए BC भुजा में 12 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए। अब इसे 12 ओम करना है, मतलब प्रतिरोध को घटाना है। प्रतिरोध को क्या करना है? घटाना है। तो जहां प्रतिरोध घटाया जाता है वहां कौन सा क्रम जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। जब प्रतिरोध को बढ़ाना होता है तो वहां कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। तो अब 24 ओम का प्रतिरोध हमें 12 ओम का करना है, तो इसलिए इस भुजा में 24 ओम के प्रतिरोध को घटाकर हमें कितना करना होगा? 12 ओम करना होगा। तो इसीलिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, उसे R मान लेते हैं। ठीक, और इसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 12 ओम होना चाहिए। वो कहा ना कि किस क्रम में, तो हमें समांतर क्रम में प्रतिरोध होना चाहिए। अतः 24 ओम को घटाकर 12 ओम करने के लिए, अब देखिए जब घटाना होता है तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम के लिए। 24 ओम के समांतर क्रम में प्रतिरोध R जोड़ना होगा। तो किस क्रम में? समांतर। अब कितना जोड़ना होगा निकालें। इक्विवेलेंट हमें कितना चाहिए? रियलिटी में वहां कितना होना चाहिए संतुलन के लिए? 12 ओम। क्यों? इसीलिए हमने कहा संतुलन के लिए होना चाहिए, तो हम क्यों देखें होना कितना चाहिए, तो क्यों 12 ओम हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 12 ओम। तो हम जानते हैं R इक्विवेलेंट हो जाएगा 24 गुणे R प्लस 24 प्लस R, ये हो जाएगा 12। तो 24 R बटे 24 प्लस R, तो कठिन हो जाएगा। चलिए इधर हो जाएगा ये 24 गुणे 12 प्लस 12R बराबर 24R। इधर आके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24R माइनस 12R बराबर 24 गुणे 12, मतलब 12R बराबर 24 गुणे 12, यानी R बराबर 24 गुणे 12 बटे 12, 12 बराबर R मतलब 24 ओम ही चाहिए। इसका मतलब उसके समांतर क्रम में 24 ओम का प्रतिरोधी संतुलन की अवस्था में 4 ओम तथा तुल्य 12 ओम श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसमें 24 ओम का प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। ठीक, यहाँ पे कितना ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा? 24 ओम का। तब इसका रिजल्टेंट यहाँ कितना आएगा? क्योंकि 24 का आधा कितना होगा? 12 आएगा। ठीक, अब AC के बीच तुल्य प्रतिरोध तो जान सकते हैं ये 12 ये 4 16 हो गया,
और ये 18 6 24 16 24 को पैरेलल जोड़ देंगे, आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो कितना होगा 12 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ठीक, अब कह रहा है एसी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो अब ध्यान दीजिए, ऐसा हमने प्रैक्टिस करवा लिया, आपने स्वयं करेंगे ये। इसमें तो अब संतुलन में इसमें करंट बहेगी नहीं, IG 0 हो गया। ये हो गया सीरीज, ये होगा सीरीज। 12 4 16 अच्छा 18 24 16 और 24 फिर पैरेलल। तो आप इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, वो आएगा 48/5 ओम। आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 48/5 ओम होगा। क्या होगा देख लेना। ठीक, ये हो गया सीरीज, ये हो गया सीरीज, फिर आपस में पैरेलल। 12 4 16 18 6 24 16 24 पैरेलल वाला नियम लगा देना। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं दूसरे आखिरी सवाल की तरफ। ठीक, चलिए एक सवाल ऐसा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक, ये AC है, BD है। ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, और ये दे रखा 8 ओम 32 ओम। 8 ओम 32 ओम, 6 दूनी 12 6। ये देखिए संतुलन में नहीं है। उस संतुलन के लिए बताना होगा कि R कितना होगा। कह रहा है कि इस चित्र में R का मान बताओ ताकि B और D बिंदु एक ही विभव पर है। तो आप लगा लेंगे आराम से। चित्र में R का मान बताओ ताकि B और D एक ही विभव पर हों। जब B और D एक ही विभव पर हों तो इन दोनों का मान भी, R का मान कितना हो जाए कि ये IG इसमें 0 हो जाए। R का मान यहाँ कितना हो ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जाहिर सी बात है ये संतुलित में है नहीं, तो संतुलित होने के लिए इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे कितना होना चाहिए R की। PQ/R यस होता है, तो यस की वैल्यू होल कितना होनी चाहिए। तो जो आएगी वही इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। ठीक, हालांकि संतुलित नहीं है तो हम चलेंगे PQ/R यस। PQ 6 है, ये 12 है, R 8 ओम है, ये मान लीजिए यस नहीं पता है। तो 6 दूनी 12 2 हो गया, यस हो गया 8 16 ओम। इसका इक्विवेलेंट कितना ही होना चाहिए 16 ओम संतुलित होने के लिए, है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए 16 ओम होना चाहिए। अगर यहाँ 16 हम जोड़ देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, BD एक ही विभव हो जाएंगे, इसमें बहने वाली धारा 0 हो जाएगी। तो ये दोनों देखो ऑलरेडी पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए 16 ओम, मतलब 1/16 बराबर 1/32 प्लस 1/R। इस
इसलिए 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/16 माइनस 1/32। 32 एलसीएम हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 1/32। तो r का मान कितना होगा, 32। क्योंकि 32 यहाँ रहेगा तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट वो 16 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने जो है 6-7 सवाल जो व्हीटस्टोन ब्रिज के देखे, इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है इस तरह के जो है आप लगाएंगे और भी लगाएंगे। ठीक, तो आपने व्हीटस्टोन परिपथ क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया, इसकी संतुलन कंडीशन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रूफ क्या है, और इसको हम सवाल लगाने में अप्लाई कैसे करेंगे, इस पे आधारित आपने 7-8 सवाल देखे और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से बातें समझ में आई होगी। और हम आगे के वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। अब आज का वीडियो लेक्चर आप यहीं बंद करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम मेरे इतने मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए परिश्रम करता हूँ, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक मिले, इसको शेयर करिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। और मुझे जो भी मेरे इस वीडियो लेक्चर को या चैनल को देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा और भी उत्साह, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं भी और भी अच्छे तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हालांकि यूपी बोर्ड लेवल में तो पूछना नहीं, उसी लेवल का पढ़ाता हूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इसमें रखता हूँ वो आपके कंपटीशन में भी काम आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खूब मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।